नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूँ यज्ञ चतुर्वेदी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जिनको कोई पहचान के मोहताज नहीं है। वह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में संघर्षशील हैं और लगातार जनता के बीच में जाते हैं और आगामी आने चुनाव के लिए अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन एक खास बात आपको ये बता दूँ, वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिताजी और माताजी भी अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। ऐसे शख्सियत का नाम है राहुल शुक्ला जी। राहुल शुक्ला जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे गोंडा बहुत-बहुत पोस्ट। धन्यवाद, नमस्कार। राहुल शुक्ला जी, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करेंगे कि आपके माता-पिता दोनों लोग राजनीतिक क्षेत्र में थे। फिर आपके मन में ये कब हुआ आया कि आप भी राजनीति में ही जाना चाहते हैं? देखिए, हमारा जन्म ही एक राजनीतिक परिवार में ही हुआ और पालन-पोषण भी वैसा ही हुआ। तो बचपन से ही हम राजनीति देखते आए हैं, सीखते आए हैं और माता-पिता को देखा उसमें। तो वो तो स्वाभाविक है, वो तो होना ही था, वो तो उसमें आना ही था राजनीति में। आपकी खुद की इच्छा थी राजनीति में आने की कि जो विरासत है उसको सँभालने की थी? खुद की इच्छा थी और खुद का निर्णय था। सन 2004 में मुझे याद है पिताजी के चुनाव में हम निकले थे, चुनाव प्रचार में। तब से ही एक मन में आया कि नहीं, अब राजनीति ही करनी है। परिवार का कुछ ऐसा प्रेशर भी नहीं था, नहीं कि तुम्हें यही करना है। जी। परिवार बिल्कुल स्वतंत्र था, स्वतंत्रता से फैसला लेना का अधिकार था मुझे, तो मैंने यही चुना। जैसे आपने कहा कि पिताजी के का चुनाव भी प्रचार आपने देखा है, जी, तो माताजी का भी देखा होगा। जी। दोनों के जो राजनीति करने का जो तरीका था, क्या अलग था? अब थोड़ा बहुत तो अलग था ही। जैसे मेरे पिताजी को जब मैं देखता था, मैं छोटा ही था हुँ। जब मैं चुनाव प्रचार में निकलता था और उनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी, माँ हुँ। की विचारधारा थोड़ी अलग है, लेकिन सब समानता ही है एक तरीके हुँ। से देखा जाए तो। और पिताजी का एक अलग ही वो था। हुँ। वो राजनीति करने का अंदाज़, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बिल्कुल समर्पित रहना, सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी। और कोई कार्यकर्ता आ जाता था अपना सुख-दुःख हुँ। बाँटने या दुखी है तो उसको ज़रूर पापा आगे आते थे उनका उनके दुःख को दूर करने के लिए, तो ज़रूर से ही। अब आपने अपने पिताजी का ज़िक्र किया है, जी, तो 2004 में एक बहुत दुखद घटना हुई, जी, उसमें आपने अपने पिताजी को खो दिया। जी। तो उस समय आप कहाँ पे थे जब आपको ये सूचना मिली और आपकी उम्र क्या रही होगी? जी, हम घर पे ही थे और 16 साल की उम्र थी। हम दिन भर पापा से बात हुई थी मेरी उस दिन। और दिन भर की ऐसी थकान थी कि हम सो गए अचानक में। मम्मी की मम्मी रोने लगी थी, तो फिर उसी उसी से आँख खुली, तब मालूम चला कि पिताजी नहीं हैं। और वो आखिरी बात क्या हुई थी आपके पिताजी से? अब कुछ कुछ याद है? बात 2004 का वो ऐसा पीरियड था, दिन भर फ़ोन पे हम ही थे उस दिन। जैसे जितना फ़ोन हुँ। आ रहा था, वो बेसिक फ़ोन चलता था। हुँ। फ़ोन पे हम ही थे, तो सबका फ़ोन उठाएँ तो किसी का फ़ोन आया, भैया यहाँ पे छप रहा है, फलाने गाँव में या फलाने इधर में यहाँ पे हुँ। कैप्चर हो रहा है, यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। तो उस विषय में पापा से दिन भर बात हुई, दिन भर बात हुई। शाम तक तो पापा ने लास्ट में कहा, बेटा घबराओ मत, अब पहले एक बार वोटिंग ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद मैं डीएम से मुलाकात करता हूँ। बस वही एक आखिरी बात थी पापा से, उसके बाद कोई बात नहीं। ये एक आखिरी था और वो आखिरी सफ़र था जो हम लोगों ने साथ जिया फ़ोन पे। इसके अलावा निश्चित ही बहुत कठिन समय रहा होगा आपके जी, लिए। तो उस दिन के बाद से जो आपके पिताजी जब नहीं रहे, उसके बाद से जो राजनीति हुई, जी।
उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि कई लोगों पे आरोप भी लगे जी। और आपके परिवार क्या सोच रहा था इन सब को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही थी? देखिए, उस समय हम बहुत छोटे थे, 16 साल की उम्र, और इतना परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये तो बड़े ही निर्णय ले रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और फिर एक निर्णय ये लिया गया कि नेताजी का फ़ोन आया हुँ, पार्टी ज्वाइन करने के लिए। ये वही एक निर्णय लिया गया, तो हम सपा में आए। हम एक कह सकते हैं कि आ, एक दुख की घड़ी में पार्टी आगे आई और जनता आगे आई, मेहनत परिवार आगे आया। और तब मुजैना हुआ करता था, मुजैना ने बहुत साथ दिया उस दुख की घड़ी में, मम्मी को आगे बढ़ाया। कुछ लोगों ने ये ज़रूर सोचा रहा होगा कि परिवार की राजनीति ख़त्म हो गई, लेकिन धन्य है वो मुजैना, धन्य है मुजैना का परिवार हमारा, जिसने एक बार फिर से हम लोगों को उठाया और दुख की घड़ी से निकाला। इसके लिए मैं उनको कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, जी, थोड़ा पिताजी से हट के। जी, माताजी जब पहली बार चुनाव लड़ रही थी जी, आपकी, जी। तब आप किस उम्र के थे और आपकी क्या भागीदारी थी क्षेत्र में? देखिए, मैं तब भी मेरे ख़्याल से 16.5 साल का रहा होऊँगा। 6 महीने के अंदर ही अंदर चुनाव हो गए थे और चुनाव प्रचार में हम लगातार निकल रहे थे। जिस तरीके से पापा का चुनाव प्रचार किया था, उस तरीके से मम्मी का भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। मम्मी अलग चल रही थी, मम्मी के साथ नहीं चल रहे थे, लेकिन जनता का पूरा-पूरा सहयोग, समर्थन मिल रहा था। क्योंकि एक ऐसी दुःख की घड़ी थी, तो उसमें बस हम जनता के बीच जा रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे, अपने परिवार से अपील कर रहे थे। तो उनका पूरा सहयोग मिल रहा था, पूरा साथ जनता मिल ने रहा पूरा प्यार दिया था। आपको? जी, पूरा प्यार। अभी तक प्यार दे रही है और हुँ। आगे भी प्यार ऐसे ही देती रहेगी। आपने अपने पिताजी की भी राजनीति देखी है जी, और माताजी की भी राजनीति। जी। आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? दोनों का ही। देखिए, मेरे पिताजी की विचारधारा थोड़ी अलग थी, मेरी जी। माताजी की विचारधारा थोड़ी अलग है। देखिए, प्रभाव अब बचपन में मैंने अपने पिता से बहुत सीखा। भाई, मैं उनको देखता था, जनता के बीच जाना, उनकी बात सुनना, उनके लिए काम करना, उनके सुख-दुःख सुनना, उनके सुख-दुःख में जाना। तो मैं ये दूर से उनको ये देखता था। और जब मैं थोड़ा जानने लायक हुआ, बड़ा हुआ, मम्मी को देखने लगा। मम्मी का सीधापन, जनता से सीधे अटैच होना, जैसे मेरे पिताजी अटैच थे, और वैसे ही दोनों की बस थोड़ी बहुत चेंजेस थे। पापा थोड़े अपने वो क्षेत्र में ज़्यादा चल हाँ, रहे कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा ज़्यादा वो थे। मम्मी भी थीं, ऐसा नहीं है मम्मी नहीं थी, लेकिन अब मम्मी चूँकि महिला होने के कारण उतना घर भी सँभालना जी, है, जी, बाहर भी बिल्कुल, सँभालना बिल्कुल। है मम्मी और विधायक रहते भी खाना बनाती थीं। हुँ, ऐसा नहीं है कि खाना बना के तब वो निकलती थीं। अगर नौकर नहीं है, चला गया है, तो वो खाना बना के ही सबको खिला के उसके बाद फिर निकलती थीं। मतलब अपना गृहस्थी भी गृहस्थी सँभालना भी सँभालते थे और और उधर बाहर राजनीति भी बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल। हम अगले पड़ाव पे आते हैं राहुल जी। जैसे कहा जाता है कि जो राजनीति परिवार से आता है, जी, उनके बच्चों को संघर्ष कम करना पड़ता है। जी। क्या आपको ऐसा लगता है? जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। संघर्ष तो पूरा-पूरा करना पड़ता है। हुँ, देखिए, आप राजनीतिक परिवार से हैं, तो आपको राजनीति आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, हुँ, क्योंकि आप उसी परिवेश में हैं और उसी परिवेश में बड़े हुए हैं, तो आपको राजनीति की समझ तो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। लेकिन देखिए, मैं भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। हुँ, मैं 17 का चुनाव लड़ा, हार गया, और फिर 22 का मेरी माताजी को टिकट मिला, हुँ। वो लड़ी, हार गईं। तो देखिए, शून्य से फिर से शुरुआत। आप एक चुनाव हारते हैं तो आप शून्य से शुरुआत करते हैं। तो ये शून्य से ही शुरुआत है, ये संघर्ष ही है। हाँ, ये है कि राजनीति की समझ, परिवार में होने के नाते राजनीति की समझ है, लेकिन संघर्ष है। परिवार में राजनीति तो थोड़ा आसानी है थोड़ी। थोड़ी-सी है लेकिन संघर्ष उतना ही जी, है। बिल्कुल संघर्ष होता ही है। संघर्ष आप करेंगे, आप जनता के बीच जाएँगे, जनता को ही निर्णय लेना है कि होता आप है। उनके लिए कैसे हैं। 2017 में से आपने कहा चुनाव लड़ा, जी, आपको सफलता नहीं मिली। जी। इसके पहले आपने अपनी माताजी के लिए प्रचार किया, अपनी माताजी के लिए वोट माँगे, पिताजी के लिए वोट माँगे। जब अपने लिए वोट माँगने के लिए जनता के बीच में जा रहे थे, तब किस तरह की फीलिंग आपके अंदर थी? मैं तो सीधे-सीधे अपने
परिवार से यही कहता था, अपने मेहनत परिवार से यही कहता था। जिस तरीके से मेरे पिता को आपने देखा, जिस तरीके से मेरी माता को आपने देखा, और उस तरीके से एक बार हमें भी मौका दीजिए। और मैं उन्हीं का पुत्र हूँ, और निश्चित तौर पे जैसे मेरे पिताजी काम करते थे, आपके बीच रहते थे और आपके सुख दुख में रहते थे, वैसे मेरी भी कोशिश रहेगी कि अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कभी ना झुकने दूं, जैसे मेरे पापा नहीं झुकने देते थे। तो मैं यही उनका ही मैं लेके आगे बढ़ा, मैं यही लेके जनता के बीच गया। लेकिन अब आशीर्वाद, जनता का पूर्ण सहयोग था, सब कुछ था, मेरे परिवार का सहयोग था, लेकिन भाग्य में नहीं था, नहीं मिला मुझे। माता पिता दोनों लोग राजनीति में थे, जी विधायक थे, मंत्री भी रहे हैं, जनता भी जाते होंगे, आपसे कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं अब उनको होंगी। जी तो आपको लगता है कि क्या ये जो अपेक्षाएं मुझसे की जा रही है वो सही है, या ये एक दबाव आप महसूस करते हैं जो अपेक्षाएं? नहीं, जनता है, अपेक्षाएं बिल्कुल सही हैं, कोई दबाव नहीं है। आप एक राजनीति में हैं, अगर कोई अपना दुख लेके आता है तो अपेक्षा से ही आता है आपके पास, तो उसकी उपेक्षा ना हो, ये ज़्यादातर प्रयास यही रहता है कि हम उनका दुख दूर करें, और उनसे एक आप संघर्ष करने का एक तरीका भी मिल जाता है कि हम कैसे संघर्ष करके या किसी तरीके से उनका दुख दूर हम कर ले जाएं। तो इसमें कुछ वो नहीं है, आप एक राजनीति में हैं तो ये अपेक्षा वाली कोई बात नहीं इसमें। जैसे आपने कहा कि पिताजी की अलग विचारधारा थी, जी माता जी की अलग विचारधारा थी, जी तो क्या किसी मुद्दे को लेकर आपकी भी किसी मुद्दे पर अलग विचारधारा दोनों से है, या माता जी, खासतौर पर आप माता जी के राजनीतिक जीवन में ज़्यादा उम्र तक रहे हैं? देखिए, पिताजी जब राजनीति में थे तो मैं तो बहुत छोटा था। मैं हम्म, उनको बस वॉच किया करता था, देखता था कि हाँ कैसे कर रहे हैं, कैसे पापा राजनीति कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच हैं। और मेरी तो उस समय कोई हैसियत नहीं थी कि मैं उनको जाके अपने विचार रखूं। मैं विचार ही सुनता था उनके, बैठता था उनके बीच, बैठता था, कभी कभी अगर मौका मिल गया तो विचार सुनता था। और माता जी, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ और माता जी के पास जब बैठने लगा, उनके विचारों को सुनने लगा, तो अगर कोई राजनीतिक ऐसा मुद्दा आ जाता था तो हम लोग बैठ के आपस में उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते थे, मतलब सुलझा कि लेते थे। आपस में बातचीत, चर्चाएं होती थी? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक चर्चाएं होती थी जरूर से, और अभी भी होती ही हैं। राहुल जी, अगले 5 वर्षों में जी, आज आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं? मैं जनता के मन में, जनता के दिलों में अपने आप को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो पूरे देवी पाटन मंडल में ही नहीं, पूरे यूपी में उनका नाम था। बिल्कुल। मैं ये सोचता हूँ कि उनके थोड़ा सा ही, उनके जैसा तो बन नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा ही उनके जैसा अगर कर पाऊँ, जनता के दिल में अपनी जगह बना पाऊँ, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं रहेगा मेरे लिए। अब हम आते हैं आपके क्षेत्र के विकास के बारे में। जी जैसा कि जो मौजूदा विधायक हैं या सरकार है, जी उनका कहना है कि इस क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, जी खास तौर पर सड़कों का लेकर जी उनका दावा है कि हमारे महनूम विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सड़कें बन गई हैं और लगातार सड़कें बन रही हैं। आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो उनका दावा है विधायक जी का, वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी अगर हम सड़क की बात करें तो गोंडा उतरौला मार्ग ले लीजिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी जब माननीय मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में बनी। मम्मी एक पैड लेके गई थी और तुरंत उन्होंने गोंडा बलरामपुर और गोंडा से इटिया थोक होते हुए गोंडा उतरौला और गोंडा बलरामपुर दोनों ही एक आरसीसी पास की थी और एक पीडब्ल्यूडी में, मतलब एक ये रोड पास की थी। 2 रोडें पास हुई थी हमारी। आज देख लीजिए उसका क्या हाल है, मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है। अभी हमारे पूरे मुसद्दी के एक प्रधान जी हैं, वर्मा जी, उनका लड़का चपेट में आ गया, एक लौता लड़का था। गड्ढे में इतने इतने गड्ढे हो गए हैं कि उसी में गिर के और एक्सीडेंट हो गया, बेचारा एक्सपायर हो गया। तो ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं होती आ रही हैं। सरकार को और सबको सोचना चाहिए कि उसको कम से कम जो हम छोड़ गए हैं, जो हम अच्छे से छोड़ गए थे, उसको तो कम से कम मेंटेन कर लें। आप गोंडा ये उतरौला से
बाबागंज से और इटियाथोक मार्ग ले लीजिए, सुनने में आ रहा है कि 3 बार पास हो चुका है वो, अब की बार चौथी बार पास हुआ है। 3 बार पास होने के बावजूद अब तक नहीं बना। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम सड़क पे चल रहे हैं कि गड्ढे में चल रहे हैं। इस सब पे भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उस सड़क बननी चाहिए। जनता का क्या हाल है आज, वहाँ आप जा नहीं सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते, आप साइकिल से भी नहीं जा सकते वहाँ पे। अगर लोगों को धानेपुर आना होता है इटियाथोक से या बाबागंज आना होता है तो घूम के आते हैं, परासराय होते हुए आते हैं। वो सड़कें, हमें तो नहीं लगता कि मेन सड़क है ही नहीं है। आप गांव में क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जनता ही बताएगी। मतलब जो सड़कों को लेकर दावा है जी, उसमें कमी है कहीं। बिल्कुल कमी है, जब दिखना चाहिए। दिख कहाँ रहा है भाई? मेन सड़क आपकी दिख ही नहीं रही है। बाबागंज से इटियाथोक मार्ग आपका दिख ही नहीं रहा है। जो मेन मार्ग है वो कहाँ है? वो मार्ग है ही नहीं है। वो अब कुछ दिन अगर ऐसा ही पड़ा रहा तो हमें लगता है मिट्टियाँ दिखेंगी उस पर। राहुल जी, आपके क्षेत्र में बिजली को लेकर किस तरह का विकास हुआ है? क्या कोई सुधार हुआ पिछले 5-10 सालों में जो आपको दिखाई दे रहा हो? देखिए, जो सुधार हुआ है वो हमारी सरकार ने किया। सब स्टेशन बनाए ताकि बिजली की आपूर्ति अच्छे से गांव-गांव में हो सके। और आपका जो हाल है, जैसे मीटर लगाने से पहले बिजली का बिल आ जा रहा है। जैसे किसी ने आवेदन कर दिया तो आवेदन करके ही नहीं आता है और बिजली का बिल उधर आ जाता है। खंबे टूटे जाते हैं, 10-10, 15-15 दिन खंबे ही पता चलता है कि नहीं है, और टाइम लग जाता है गढ़ने में। यहाँ एक फ्यूज़ उड़ जाता है, उसको बताइए फ्यूज़ जोड़ने में 3-3, 4-4 दिन का वक्त लग रहा है। ये हाल है। और तारें पुरानी हैं, अब तक बदला नहीं गया। जब एक बार अगर थोड़ी सी भी हवा चल जाए तो बिजली कटना ही कटना है। वो एक चुटकुला आता है कि भैया हवा चल गई, हल्की हवा चल गई, बिजली कट गई। यहाँ का गोंडा का ये हाल है कि हल्की हवा चलने में बिजली कट जाती है। अब तो गर्मी आ गई है, अब तो और बिजली नहीं रहेगी। आप देख लीजिएगा दोपहर में तो बिल्कुल नहीं रहना है। और जब जनता को, जब एक युवा या कोई भी परिवार थक के सोने जाता है, तब वो सबसे बढ़िया पीक टाइम रहता है, उस समय बिजली कटती है। जब वो ये होता है कि अब चलो सोने जाना है हमें, तब वो जरूर से बिजली कटनी है। जैसे दावा है सरकार का कि 24 घंटे में से 22 घंटे हम सप्लाई कर रहे हैं बिजली, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है ऐसा। ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। शहरी में ये है कि कुछ खंबे सही हैं, मतलब हवाओं का ज़्यादा प्रभाव शहरी क्षेत्रों में नहीं पड़ता है जितना गांव में पड़ता है। और गांव में आपूर्ति हमें लगता है 7 से 8 घंटे बामुश्किल रहती होगी, वो भी रात में। अगर आ गई तो आ गई, दिन में आप तो बिल्कुल बिजली पाएंगे नहीं। अब मेन पीक टाइम है किसानों का सिंचाई का, मोटर बांधेंगे, सींचेंगे, अब पानी नहीं मिलने वाला किसानों को। रात का इंतजार करेगा और रात में वो भी 2-3 घंटे बिजली बामुश्किल से आ गई। कुल मिला के 24 घंटे में हम तो ये कहेंगे 8 से 9 घंटे बिजली मिल रही है इस समय। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहना है आपको? आपके क्षेत्र में 2-2 CHC है। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो बद से बदतर है। अब यहीं हमारे यहाँ ही ले लीजिए या गोंडा में ले लीजिए, सिटी स्कैन की मशीन कितनी बार मुद्दा हम लोग उठाए, आई रखी हुई है, वो खराब पड़ी हुई है पिछले 3 सालों से। सरकार इसको नहीं देख रही है। बाहर लोगों को जाना पड़ रहा है, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं सिटी स्कैन कराने के लिए। कैसा सरकारी अस्पताल है? यहाँ का ये हाल है तो सोचिए हमारे यहाँ का क्या हाल होगा। अब तो मेडिकल कॉलेज बना दिया है। मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ये स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ की ठीक करें तो मेडिकल कॉलेज हम देखेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहीं की ठीक नहीं हो पा रही हैं, आपके ज़िले की नहीं ठीक हो पा रही हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? आप सरकार कर क्या रही है? इतना मुद्दा उठाया गया, हम लोगों ने इतना मुद्दा उठाया, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया इस चीज़ पे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो कह रहे हैं काफ़ी विकास हो गया है। स्वास्थ्य को लेकर तो काफ़ी दावे कर रहे हैं। जो CHC पर है, आपके क्षेत्र में 2-2 CHC पड़ती है, धानेपुर और इटियाथोक, क्या वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं या जो टेक्निकल चीज़ें होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं? देखिए, डॉक्टर की उपलब्धता जब मानी जाएगी जब कोई इमरजेंसी आए तो वो वहाँ रहे।
तो इमरजेंसी पीरियड में जब डॉक्टर नहीं है तो फिर डॉक्टर की उपलब्धता नहीं मानी जाएगी। अब वो आए हैं अपनी ड्यूटी 1 घंटा करके और 2 घंटा करके चले जा रहे हैं, तो ये हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि सीएससी चल भी रही है। और अब लोगों का ऐसा वो हो रहा है कि हमें तो बार-बार फ़ोन करना भी पड़ता है। फ़ोन करना पड़ता है कि ये देख लो, वो देख लो। अब डॉक्टर का काम वहाँ खाली-खाल रह गया है कि कोई अगर थोड़ा-मोड़ा चोट वाला आया तो उसकी मलहम पट्टी कर दो, कोई अगर इमरजेंसी वाला आ गया, जैसे फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया, तो उसपे वो फर्स्ट एड जल्दी नहीं देते हैं, ये हाल है। पुलिसिया शासन चल रहा है, ये जनता का शासन नहीं चल रहा है। पुलिसिया डंडा चल रहा है जनता के ऊपर। वो किस दुख से गुजर रही है जनता, ये तो आने वाले समय में 2027 में तो जनता ही जवाब देगी। किसी की सुनी नहीं जाती है। जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में बेबाकी से पहुंच के अपनी बात रख पाता था एसएचओ से या अपने एसआई से, किसी से भी, एक सिपाही से भी, वो इसमें नहीं रख सकता, वो बिल्कुल ही नहीं रख सकता। वो पहले पहुंचता है तो उसको डांट सुनने मिलती है, डांट के अलावा उसको सुनने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो दलाली बढ़ी हुई है। बताइए, कार्यकर्ता जनता, बेचारी गरीब जनता वहां पहुंच नहीं पाती है और ये लोग पहले ही पहुंचे हैं। ये जो हाल है, अगर ये कहा जा रहा है तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल सही ही है, और सही कहा होगा, अगर जिसने भी कहा होगा सही कहा होगा। अब आप पुलिस की बात कर रहे हैं, क्या पुलिस का जो इस समय रवैया है वो निरंकुशता भर लगता है आपको? बिल्कुल पूरी तरीके से। अब जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई होती है हमारे क्षेत्र में, अब पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है कि किसी की ज़मीन पे आप पहुंच जाएं और किसी की ज़मीन कब्जा कराएं, या पुलिस का कोई अधिकार नहीं है। वो लेखपाल और राजस्व विभाग का मामला होता है, उसमें भी इनका इंटरफेरेंस है पूरी तरीके से, काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है। भाई कोई अपनी दीवार उठा रहा है, सामने वाला पहुंच गया कि भैया ये नहीं, मेरा नहीं है, इनका है, तो पुलिस का अधिकार इतना है कि उसको रुकवाना, ना कि दीवार गिरवा के उसकी दीवार उठवाना। तो ये बहुत होने लगा है, ये बहुत ज़्यादा होता है। हमारे ही पिछले अब 8 साल का शासन बीत गया, हमारे ही एक सिंहपुर के निवासी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके घर की ज़मीन पे दीवार, मतलब पूरा बाउंड्री वॉल थी, उसको गिरवा के दूसरे का कब्जा दिलवा दिया गया। ये पुलिस द्वारा किया गया? हाँ, अब कब्जा दिलवा दिया गया। पिछले जो उसका पिछला 5 साल बीता है, और वो बेचारा वैसे ही रोता रोता रह गया। हमने भी कोशिश की काफ़ी कार्रवाई करवाने की, लेकिन कुछ इसका हल नहीं निकला। राहुल जी, अब हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अपनी माता जी को आपने राजनीति करते हुए देखा, वो विधायिका भी रही, उनका ऐसा कौन सा कार्य जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता? देखिए, मेरी माताजी एक साधारण महिला हैं। वो जैसा आपने कहा कि वो राजनीति भी करती थी, तो घर पे खाना बना के जाती थी। बिल्कुल। ये तो काफ़ी बड़ी बात जी हाँ, हो गई। जी हाँ। क्योंकि घर में परिवार में 7, 8, 10 लोग हैं, उनके लिए पहले सुबह उठ के खाना बनाना, उनको खाना खिलाना, उसके बाद 9:30 बजे तक क्षेत्र में निकल जाना, तो ये काफ़ी टफ कार्य है। तो इस तरह कौन सा कार्य था जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? देखिए, माताजी विधायक बनने से पहले जैसी थी, विधायक बनने के बाद भी वैसे ही हैं। उनको कोई समाज में कोई ये कह भी नहीं पाता था कि ये विधायक हैं। इतनी सीधी, इतनी शालीन हैं। और मैं उनसे ये प्रेरणा लेता हूँ, अपनी माता से, अपने पिता से ये प्रेरणा लेता हूँ कि शालीनता, आप जनता के बीच रहें तो अब शालीनता बनी रहनी चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैं अगर हूँ ऐसा, मैं आपके सामने ऐसा हूँ, मैं बाहर भी ऐसा हूँ। मैं घर में अगर अपने परिवार के साथ हूँ, जैसे उनसे बात कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, वैसे जनता से भी बात कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ। कोई बदलाव नहीं होता है। और मैंने मम्मी को ये देखा है कि कभी भी उनको विधायक होने का कभी वो नहीं लगा कि हम विधायक हैं। मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं। मम्मी अगर ये गाड़ी खड़ी है तो वो कहती थी हाँ चलो, चाहे गनर्स का सुरक्षाकर्मी तैयार था नहीं था, कुछ नहीं, बैठ के चल देती थी।
उनके ऊपर कोई थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा है और अभी भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो निकलती हैं तो अगर कोई भी मिले, एक ड्राइवर मिल जाए अपना बैठ जाती हैं, अगर कोई चलने वाला मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर क्षेत्र में। तो उनकी आदत अभी राजनीति में सक्रिय हैं? बिल्कुल सक्रिय हैं, सक्रियता है। और अभी मैं थोड़ा उनको कम चलने देता हूँ क्योंकि मैं खुद ही चलता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे वो भी निकलती हैं। और ज़रूर से जब हम नहीं रहते हैं घर पे तो मम्मी को ज़रूर निकालते हैं। और सक्रिय राजनीति में पापा के ना रह जाने के बाद वो रही हैं। और अब जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती तब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगी मम्मी। अभी तो उनका आशीर्वाद मिलना बाकी है, जनता का आशीर्वाद मिलना बाकी है। और देखिए मेहनत जारी है। अब जनता के बीच फिर जाना है हम लोगों को आने वाले चुनाव में 2027 में, और जनता को ही निर्णय लेना है कौन उनके लिए अच्छा है, कौन उनके लिए बुरा है। और क्योंकि अब निर्णय का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और हर चीज़ का हिसाब जनता देगी। भाई अगर हम क्षेत्र में चले हैं और उनके सुख दुख में गए हैं तो मुझे भी मैंने जो बोया है उसको काटने का मौका मिलेगा। अब मैं कितना काटता हूँ, कितना काटने में कामयाब रहता हूँ, ये तो जनता के आशीर्वाद के ऊपर है, बाकी भाग्य के ऊपर है। राहुल जी को राजनीति के अलावा और किस चीज़ में इंटरेस्ट है? देखिए घूमना बहुत पसंद है और खाने का शौक़ है थोड़ा बहुत, लेकिन घूमना पसंद है लेकिन घूम पाता नहीं हूँ। एक राजनीतिक व्यस्तता है, सिर्फ क्षेत्र में घूमते रहते? बस क्षेत्र में ही घूमता रह जाता हूँ, इसलिए घर पे थोड़ा बहुत सुनने को भी मिलता है कि कहीं जाते नहीं हो। लेकिन एक भार सा है, जैसे एक डर सा भी बना रहता है। जैसे पिताजी राजनीति में थे और विधायक थे, 3 बार विधायक रहे, स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी, मंत्री रहे, मम्मी हमारी विधायक रही नंदा शुक्ला जी। तो एक थोड़ा सा वो रहता है, एक प्रेशर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो रहता है कि एक बार हम भी कोशिश करें, जनता के बीच बने रहते हैं कि एक बार हम भी बन जाएं, उनका आशीर्वाद रहे। इसलिए बस उसी के कारण हम बिल्कुल एक, जब चुनाव आदमी हारता है तो ज़ीरो से ही शुरुआत होती है, तो हम हारे फिर ज़ीरो से शुरुआत है हमारी, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से ही शुरुआत करके ही हम चलते हैं। तो हम पूरा 5 साल इसी में रह जाते हैं। कभी कभी वक्त मिलता है टहलने का, तो कहाँ लखनऊ लखनऊ टहलने की कोई जगह है नहीं। लखनऊ जाएंगे तब भी राजनीति है, वहाँ भी जाएंगे 10 लोगों से मिलना है। तो बस यही है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत, और राजनीति में तो रुचि है ही है, तो उससे कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिकल ज़्यादा ही पढ़ना होता है। और प्रभावित भी पॉलिटिकल लोगों से ही हैं, सबसे हैं प्रभावित हैं आप पॉलिटिकल लोगों से। माता पिता जी को छोड़कर वो कौन सा नेता है जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, और राजनीतिक गुरु तो मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं से प्रभावित हूँ। एक बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, उससे ज़्यादा उसके बाद कोई उसका होता नहीं, क्योंकि गुरु वही हैं। सीखा तो मैंने उन्हीं से है। बाकी जब और मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले गुरु वही है। मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने माता पिता से हूँ। राहुल जी, आखिरी सवाल, अगर आपको 2027 में महनौर की जनता मौका देती है, चुनती है और विधानसभा भेजती है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए कौन सा खास कार्य करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है रोज़गार युवाओं को मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य सेवाएं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। शिक्षा, बच्चों को उच्च शिक्षा मिल नहीं रही है, और रोज़गार तो है ही नहीं इस सरकार में। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ प्राइवेट में जा रही है। और उस प्राइवेट में भी हो क्या रहा है कि एक ठेकेदार को मिल जा रहा है, ठेकेदारी मिल जा रही है, वो किसी व्यक्ति को रख रहा है 7-8 हज़ार पे, 5-6 महीने के लिए रखा, उसको निकाल दिया, फिर 5-6 महीने के लिए दूसरे को रख के उसको निकाल दिया। सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है। आज जितने उस 2017 में जब सरकार बीजेपी की सरकार बनी,
उस समय के युवा, अब आज वो सरकारी नौकरी खोजने जाएंगे तो उम्र ही निकल गई उनकी। अब इधर भी सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं। इनकी शिक्षा मंत्री कह रही हैं कि टीचर्स की वैकेंसी ही नहीं है, सब फुल हो गई हैं। जितने हमारे बच्चे थे उतने ही क्या नाम है टीचर्स हो गए हैं। मतलब बच्चों की संख्या ज़्यादा है, टीचर्स हैं ही नहीं, और आप ऐसा बयान दे रहे हैं। तो रोज़गार कहीं नहीं है। रोज़गार आजकल के युवाओं को बीएड करके बैठे हुए हैं, वो 2-2 4-4 हज़ार की नौकरी खोज रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रही है। बताइए, ये हाल है। आप भरण पोषण करने के लिए अगर किसी अब बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली बम्बई है, वो कमाने जा रहा है। एक पढ़ा लिखा युवा रोज़गार खोजने के लिए बाहर जा रहा है। इतना बड़ा हमारा यूपी है, हम लोगों को रोज़गार देते हैं और हमें रोज़गार मांगना पड़ रहा है। इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ये सरकार रोज़गार देने में भरोसा नहीं करती है। ये सरकार सरकारी नौकरियां निकालने में भरोसा नहीं रखती है। सरकार बस ध्यान भटकाने में भरोसा रखती है। जैसे आपने शिक्षा की बात की जी तो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय आजकल जो चल रहा है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई। जी खास तौर पर जो प्राइवेट स्कूलों की मनमाफी जी चल रही है। जी किताबें अपने जो पब्लिकेशन से वहीं से खरीदवाते हैं, जी यहाँ तक कि ड्रेस खरीदना हो तो भी कोट कर देते हैं कि इस दुकान से खरीदना है। तो क्या नहीं लगता कि इस सब पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है और सरकार को लगाना चाहिए? बिल्कुल, लगाम तो ज़रूर लगनी चाहिए। एक प्राइवेट स्कूलों में एक गरीब का बच्चा कब पढ़ सकता है? जब किताबें थोड़ी सस्ती हों, क्योंकि वो गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। जैसे हमने खुद स्कूल खोल रखा है, हमारे यहाँ बालिका का स्कूल है धानेपुर में, डिग्री कॉलेजेस भी हैं, लेकिन फ़ीस हमारा स्कूल खरगोपुर में भी है, लेकिन फ़ीस वही 120 या 200 रुपए के 200 रुपए तक ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो एक शिक्षा भी मिल जाए और हमें बस इतना है कि हम तनख्वाह अपने टीचरों को दे ले जाए, इतना है। तो अगर शिक्षा को शिक्षा के तौर पे देखा जाए, देने के तौर पे देखा जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे मनमाफी फीस ले लो या किताबों का दाम बढ़ा दो। प्राइवेट स्कूल तो वो करेंगे ही, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि इसको भी सरकार को लगाम, जो मैं कह रहा हूँ, इस पर ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल? नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान तो देना ही चाहिए। जैसे अब प्राइवेट स्कूलों पे जैसे कि बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले गोंडा में इसका मुद्दा उठा था, और जब मुद्दा उठा लोग सड़कों पे उतरे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तब जाके नोटिस स्कूलों को दिया गया, लेकिन उसके बाद एक नोटिस से ही कार्रवाई वहीं पर ठप हो गई। तो क्या नोटिस देने से ही ऐसे जिस तरह मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, काम चल जाएगा? कि देखिए, अगर आप मनमाफी फीस बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं भी उतना दीजिए। भाई कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो सुविधाएं बहुत देते हैं, तो फीस स्वाभाविक है कि अधिक होगी उनकी। भाई सुविधाओं के ऊपर रहता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो म्यूजिक भी पढ़ाते हैं, डांसिंग भी पढ़ाते हैं, हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं, स्विमिंग भी सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। तो जाहिर तौर पे उनकी थोड़ी महंगी शिक्षा ही होगी, महंगाई थोड़ा पैसा लेंगे। लेकिन जो स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल मनमाफिक पैसा ले रहे हैं और सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो इस पे तो ज़रूर से लगाम लगानी चाहिए। और गरीब का बच्चा पढ़े कैसे? भाई आपने खोल तो इसीलिए रखा है ना कि एक बच्चा पढ़ पाए। तो ऐसे मतलब फीस पे तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत लगाम होनी चाहिए। फीस पे मनमाफी फीस नहीं होनी चाहिए। एक दायरा होना चाहिए हर चीज़ का। हम तो ये कहेंगे एक दायरा होना चाहिए कि स्कूल का भी घाटा ना हो और आप बच्चों को शिक्षा भी दे पाएँ और टीचरों की उनकी सैलरी भी दे पाएँ। तो ये होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमसे बात करने के लिए। आप हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो ये थे महनौर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के युवा नेता और स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी, और विधायिका रह चुकी महनौर विधानसभा क्षेत्र से नैनीता शुक्ला जी के सुपुत्र, क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। और इन्होंने जब हम इनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा नेता कौन सा इनको प्रभावित करता है राजनीति में, तो उन्हें सिर्फ अपने माता पिता ही के नाम लिया। सारे गुण माता पिता वाले ही
इनके अंदर समाये हुए हैं, लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं और आगे चलकर अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने क्षेत्र की राजनीति के लिए, आशीर्वाद और बना रहे। हमें उम्मीद है कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद।